गरीब कचरे वाली की जादुई झोपड़ी। सुबह का समय होता है। लाली और धर्मेश दोनों प्लास्टिक का बोरा उठा लेते हैं और उसके अंदर इधर उधर से कूड़ा बीनना शुरू कर देते हैं। अरे लाली बेटी, जल्दी जल्दी कूड़ा उठा ले, नहीं तो गांव के लोग आ जाएंगे और हमें कूड़ा उठाते हुए देख हमें गांव से ही निकाल देंगे। अरे अरे पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं अपने मुंह पर चुन्नी लपेट लूंगी। लाली ऐसा कहकर सड़क पर से कूड़ा उठाना शुरू कर देती है। वहीं उसके पिता धर्मेश भी कूड़ा उठाते हैं। देखते ही देखते वो अपने बोरे के अंदर कई सारा प्लास्टिक और कूड़ा जमा कर लेते हैं। अरे लाली, जितना हुआ उतना ही काफी है, अब हम इसे बेच देते हैं। धर्मेश और लाली दोनों बाप बेटी मिलकर इकट्ठा किया हुआ कूड़ा एक कबाड़ी की दुकान पर ले जाते हैं, जहां वो प्लास्टिक और गत्ता अलग अलग छांट कर बेचना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें कबाड़ी वाला 50 रुपए दे देता है। चलो अच्छा हुआ, कुछ पैसे तो मिले। अब हम इन पैसों से तुम्हारी माँ की दवाई ले आएंगे। लाली और धर्मेश दोनों एक मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदते हैं और वापस अपने टूटे फूटे घर में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी पत्नी केसरी को दवाइयां देते हुए कहता है, केसरी, ये लो दवाई खा लो, तुम दवाई खाकर जल्दी से ठीक हो जाओगी। धर्मेश के कहने पर केसरी दवाई खा लेती है। अजी, आपके पास तो दवाई लाने के बिल्कुल पैसे भी नहीं थे, फिर आप ये दवाई कहाँ से लेकर आए हो? केसरी के ऐसा पूछते ही धर्मेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी लाली कहती है, माँ, आज हमने कूड़ा बीना था, जिसके चलते हमें 50 रुपए मिले। हम उन पैसों से आपकी दवाई लेकर आए हैं माँ। ये सुनते ही केसरी रोने लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उनके दरवाजे पर गांव के लोग पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। अरे बाहर निकल धर्मेश, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में रहने की? अरे इन गंदे और दलित लोगों को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें अभी के अभी यहाँ से निकालो। जैसे ही धर्मेश लाली के साथ बाहर आता है, गांव के सभी लोग उसे गांव छोड़ने के लिए कहते हैं। आज सुबह ही गांव के एक आदमी ने तुझे और तेरी बेटी को सड़क पर कूड़ा बीनते हुए देखा है। अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता, अभी के अभी इस घर से निकल जा। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मैं ये काम नहीं करता तो मेरी पत्नी मर जाती। मुझे दवाइयों की सख्त जरूरत थी। एक दलित इंसान इस घर में नहीं रह सकता, अभी के अभी इस घर को छोड़कर चला जा। गांव के सभी लोग उन्हें वहां से निकाल देते हैं, जिसके बाद धर्मेश अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से वहां भटकने लगता है। तभी उसे एक कूड़े का खदान दिखाई देता है। देखो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें इस कूड़े के ढेर के बीचों बीच रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर धर्मेश उस कूड़े की खदान के बीचों बीच एक झोपड़ी बना लेता है। उनकी झोपड़ी के चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा नजर आता है। धर्मेश उस कूड़े में से कुछ प्लास्टिक निकालकर कबाड़ी की दुकान में बेच देता है, जिसके चलते थोड़े पैसे मिल जाते हैं और वो खाने का कुछ सामान लेके आता है। लाली, लाली इसे बना ले। लाली फौरन चारों तरफ से थोड़ा बहुत साफ करती है और एक चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाना शुरू कर देती है। खाना बनने के बाद सभी लोग वहीं बैठकर खाना खाते हैं। तभी वहां पर एक गाय कूड़ा कचरा खाते खाते वहां पहुंच जाती है। हे भगवान, जरा देखिए, वो बेचारी गाय भूखी प्यासी कूड़ा कचरा खा रही है। हमें अपने अपने हिस्से से थोड़ा बहुत खाना उसे भी दे देना। केसरी की बात मानकर धर्मेश अपने हिस्से का सारा खाना उस बेचारी गाय को दे देता है, जिसके बाद वो गाय खाना खाने के अचानक से देवी के रूप में बदल जाती है। मैं एक देवी हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आई थी। तुम लोग बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। आज के बाद तुम लोग कभी गरीब नहीं रहोगे। तुम्हारी ये झोपड़ी आज से मामूली झोपड़ी नहीं, बल्कि एक जादुई झोपड़ी होगी। जो तुम इससे मांगोगे तुम्हें वो सब मिल जाएगा। ऐसा कहने के बाद देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। क्या सच में अब हमारी ये झोपड़ी मामूली सी झोपड़ी नहीं बल्कि जादू झोपड़ी है? अगर मैं इससे ढेर सारा पैसा मांगूंगी तो क्या ये झोपड़ी हमें दे देगी? लाली के इतना कहते ही झोपड़ी के अंदर से कई सारे पैसे निकल आते हैं, जिन्हें देखकर लाली, धर्मेश और केसरी हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, देवी माँ का ये वरदान सच हो गया। ये झोपड़ी आज के जादू की झोपड़ी बन गई। धर्मेश पैसों से अपने लिए एक मकान बनाता है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहने लगता है। एक दिन उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता। वो जादुई झोपड़ी के पास जाता है। ए जादुई झोपड़ी, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है।
हमें ढेर सारा खाना दे दो ताकि हम उस खाने को खा सकें और गरीबों में बांट सकें। धर्मेश के इतना कहते ही जादुई झोपड़ी के अंदर से ढेर सारा खाना निकलकर प्रकट हो जाता है, जिसके बाद धर्मेश उस खाने को ले जाता है और अपनी पत्नी और अपनी बेटी लाली को खिलाता है। बचा हुआ खाना वो मंदिर के बाहर कुछ गरीब लोगों में बांट देता है। अरे भगवान तुम्हारा भला करे। अरे तुम सदा ऐसे ही लोगों की मदद करते रहो। आज तुमने कई गरीबों को खाना खिलाकर बहुत अच्छा काम किया है। भगवान तुम्हारा संसार ऐसे ही सुखी रखे। लोगों की दुआ लेकर धर्मेश वापस अपने घर आ जाता है, जिसके बाद उसकी सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। एक दिन उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस कचरे वाली जमीन को ही खरीद लूं, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। ऐसा सोचकर धर्मेश अपनी जादुई झोपड़ी के पास जाता है और कहता है, मुझे ये कचरे की जमीन खरीदनी है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। क्या जादुई झोपड़ी मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के मिल सकते हैं? धर्मेश के इतना कहते ही जादुई झोपड़ी के अंदर से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलकर सामने प्रकट हो जाते हैं, जिसके बाद धर्मेश उन सभी सोने के सिक्कों को लेकर गांव के मुखिया के पास जाता है और उससे कहता है, मुखिया जी, आपने मुझे इस गांव से तो निकाल दिया, लेकिन मैं इस गांव के कचरे वाली जमीन को खरीदना चाहता हूं और उस जमीन की मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार हूं। ऐसा कहकर धर्मेश ढेर सारे सोने के सिक्के मुखिया के सामने रख देता है, जिसके बाद मुखिया का मुंह बंद हो जाता है और वो तुरंत जमीन धर्मेश के नाम कर देता है और वापस अपने घर आ जाता है। पिताजी, ये आपके हाथों में किस चीज के पेपर है? बिटिया, मेरे हाथ में ये उस जमीन के पेपर है जिस जमीन पर हमारी जादुई झोपड़ी है। आज के बाद हमारी जादुई झोपड़ी को कोई खराब नहीं कर सकता। हम जब चाहें उससे कुछ भी ले सकते हैं। ये सुनने के बाद लाली बहुत खुश होती है, जिसके बाद धर्मेश कूड़े कचरे का बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर देता है और कूड़े कचरे को रिसाइकिल करके बहुत पैसा कमाता है, जिसके चलते वो बहुत अमीर हो जाता है। अब उस गांव में कोई भी कूड़ा कचरा बेचता या कूड़े कचरे का काम करता तो गांव वाले उसे बाहर नहीं निकालते, क्योंकि गांव वाले समझ जाते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ काम करने की अच्छी लगन होनी चाहिए। इंसान हर काम में अपनी तरक्की कर सकता है। सास और जेठानी के बीच फंसी गरीब देवरानी। आजमगढ़ गांव में रहने वाली शारदा देवी के 2 बेटे थे, जितेंद्र और अनुज। जितेंद्र की शादी शहर में रहने वाली जानवी से 6 महीने पहले हो चुकी थी। एक दिन की बात है, शारदा सवेरे सवेरे घर में सफाई कर रही थी, तभी कांता वहां आती है। हायरी शारदा, ये क्या, बहू होने के बावजूद तू क्यों इस झाड़ू झंझट के झमेले में पड़ी है? तेरी शहरी बहू काम काज नहीं करती क्या? अरे शहर में कभी काम किया होता तो करती ना। सारा दिन अपने बाप के दिए बेड पर पलंग तोड़ने की परंपरा निभाती है। जब से बहू बनकर आई है, मजाल है जो एक दिन का भी उसकाया हो। अरे अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तू एक काम क्यों नहीं करती? अपने दूसरे अनमोल रतन की शादी कर दे और अब की बार गरीब घर की बेटी को बहू बनाइयो, क्योंकि वो काम काजी और 36 गुणों से भरी होती है। लो, बातों बातों में तो मैं भूल ही बैठी, बहू के मायके से मिठाई आई है, उसका बायना बांटने आई थी। ये ले, अच्छा चलती हूँ। कांता की बात शारदा के मन में घर कर जाती है और वो अपने दूसरे बेटे अनुज की शादी के लिए 36 गुणों से भरपूर गरीब घर की लड़की की खोज में निकल पड़ती है, जो कि दिव्यानी पर खत्म होती है। और कुछ ही दिनों में दिव्यानी और अनुज की शादी हो जाती है। जैसे ही दिव्यानी ससुराल में कदम रखती है, तभी उसकी जेठानी हंसी उड़ाते हुए बोलती है, ओ गॉड माँ जी, ये कैसी गरीब देवरानी पल्ले बांध दिया आपने देवर जी को। जरा देखो तो, दहेज के नाम पर चलती फिरती फरारी की सवारी आई थी जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। तो अपने साथ दहेज में भर भर कर सामान लाई थी। मगर जरा देखो तो, मेरी देवरानी तो बस अपने साथ एक भैंस ले आई है। अब सारा दिन इस भैंस के रंबाने की आवाज से हमारे रईस घराने की शांति भंग हो जाएगी। अरे अगर तुझे इतनी ही तकलीफ है बड़ी बहू, तो रात में अपने कानों में रुई डालकर सोना। इस तरह सास और बड़ी बहू के बीच की नोकझोंक खत्म हो जाती है और सभी अपने कमरे की ओर बढ़ते हैं। अगली सुबह दिव्यानी रसोई में जैसे ही दस्तक देती है, उसकी जेठानी हुक्म जताते हुए बोलती है, ओ गॉड देवरानी जी, ये कैसी फुटपाथ पर बिकने वाली सस्ती साड़ी लटका ली है। तुम्हारा ये डार्क कलर तो मेरी आंखों में चुभ रहा है।
एनीवे, सभी के लिए नाश्ते में सैंडविच बना देना। वैसे तुम्हें ये बनाना आता तो है ना? पता चले प्याज रोटी के सिवा कभी सैंडविच का स्वाद चखा ही ना हो। आता है जेठानी जी, आप जाकर बैठिए, मैं झटपट से बना कर लाती हूँ। जेठानी मेज पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद देवरानी सभी को सैंडविच परोसती है। जानवी तो मजे से खाने लगती है, मगर सास का मुंह गुस्सैल गुब्बारे की तरह फूल जाता है। अरे ओ छोटी बहू, किससे पूछकर इस सैंडविच की बलि चढ़ाई है तूने? भला पहली रसोई में कोई ये सब पकाता है क्या? मगर माँ जी, अरे अब अगर मगर का राग बाद में अलापना मेरी देवरानी। माँ जी, मैंने तो दिव्यानी को पहले ही बताया था, मगर ज्यादा कुछ बनाना ना पड़े इसलिए इसने सिर्फ सैंडविच बनाया। अपनी जेठानी की शातिरपना देखकर गरीब देवरानी हक्की बक्की हो जाती है और फुसफुसाती है। जेठानी जी ने झूठ क्यों बोला? अरे ओ गरीब की बेटी, बड़बड़ा क्या रही है? जाकर रसोई की रीत पूरी कर, और इस बार पहले मीठा बनाना। बेचारी गरीब देवरानी सास और जेठानी के दांव में फंस कर रह जाती है और चुपचाप से सास के कहे अनुसार खाना बनाती है, जिसके बाद सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। दिव्यानी अपने हाथों के कामों की बेहतरता से सास की नजरों में छा जाती है। अरे वाह छोटी बहू, तेरे आ जाने से रसोई में रौनक लग गई है। देख ले बड़ी बहू, तेरी देवरानी कितना दमदार खाना बनाती है। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। छोटी बहू, जरा अपनी जेठानी को भी अपने जैसे जायकेदार खाना बनाना सिखा दे। हाँ दिव्यानी, मैं भी माँ की बात से सहमत हूँ। देवरानी मुस्कुराती है और बोलती है। जी जरूर जेठ जी। देवरानी की तारीफ सुनकर जलोकंडी जेठानी जल भुनकर मन गढ़ंत बातें बनाते हुए बोलती है। मानना पड़ेगा मेरी देवरानी, तुम तो सचमुच में मीठी छुरी हो। आखिर तुमने अपनी जेठानी से शर्त जीत ली। अरे कैसी शर्त बड़ी बहू? पता नहीं इस बार जेठानी जी के मन में कौन सा ख्याली पुलाव पक रहा है। वो माँ जी, मेरी देवरानी ने मुझसे बेट लगाया था कि सभी को अपने हाथों के स्वाद से बस में कर लेंगी। आज वो पूरा हो गया। ये सुनकर सास बेचारी गरीब देवरानी पर चढ़ बैठती है। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। गरीब घर की जानकर तुझे लेकर आए थे। थोड़ा अच्छा खाना क्या बना लिया तूने, तो खुद को सारा बानो ही समझ लिया। बड़ी आई बस में करने वाली दिव्यानी की नानी। मगर माँ जी, अरे मगर को मारो गोली देवरानी जी। इस तरह एक बार फिर बेचारी देवरानी जेठानी के झूठ और सास के ताने के बीच फंस कर रह जाती है। समय बीतता जाता है, जिसके साथ बढ़ती है सास और जेठानी की उलझनें, जिसे देखकर देवरानी बोलती है। बस अगर मैं ऐसे ही चुपचाप सहती रही तो मेरी सासू माँ और जेठानी जी का जुल्म बढ़ता जाएगा। मुझे जल्द से जल्द अपनी जलोकी जेठानी की साजिश भरी करतूतें सासू माँ के सामने लाना होगा। इसलिए अब मुझे जेठानी जी के तरीके में ही जवाब देना होगा। ऐसे ही एक दिन सास बोलती है। अरे छोटी बहू, जरा मेरी बनारसी साड़ी धो दे तो, और जरा संभल कर धोना। कल मुझे ये साड़ी पहनकर जाना है, इसीलिए आज ही धोकर इस्त्री कर देना। जी जरूर, आपका हुक्म सर आंखों पर सासू माँ। देवरानी के दिमाग में खुराफाती खटर पटर शुरू हो जाती है और वो जेठानी के कमरे में आकर कहती है। जेठानी जी, वो क्या है ना, मैं बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, कपड़े धोने जा रही हूँ। आपका भी कुछ धोना है क्या? जेठानी मौके का पूरा फायदा उठाकर दराज में से सभी साड़ी निकालकर देवरानी के हाथों में थमाकर ताने देते हुए बोलती है। लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ गया देवरानी जी। चलो अच्छा है, ऐसे ही अपनी जेठानी की जी हुजूरी करती रहो। जी जेठानी जी। देवरानी सास की साड़ी छिटक कर जेठानी की सभी साड़ी धो देती है। अगले दिन। बहू, अरे ओ देवयानी बहू। जी माँ जी बुलाया? हाँ जल्दी से मेरी बनारसी साड़ी ले आ। मगर माँ जी, वो तो धुली ही नहीं। वो कल सारा दिन सारा शाम तो जेठानी जी की साड़ियाँ धोने में ही समय बीत गया, और जैसे ही मैं आखिर में आपकी साड़ी धोने बैठी तो जेठानी जी ने आग बबूला होकर बोला। क्या बोला उसने? कोई जरूरत नहीं इस खूसट बुढ़िया की साड़ी धोने की। उम्र का दायरा बढ़ता जा रहा है, मगर सायरा बानो बनने की आदत नहीं बदलती, ऐसा कहा जेठानी जी ने। सास का पारा फूट पड़ता है और वो बड़ी बुलाहट के साथ
जेठानी को बुलाती है। अरे ओ मेरी शहरी बहू, जरा सामने तो आ। आज मैंने तुझे सीधा ना किया तो मैं भी शारदा नहीं। क्या हुआ सासू माँ, घनघोर घटा की तरह क्यों गरज रही है? क्यूरी लाडो रानी, कहाँ जाना था चिकनी चमेली बनकर, जो एक ही दिन सारी साड़ी धुलवाई। माँ जी यूं गोल गोल बातें मत घुमाइए, साफ शब्दों में कहिए। अब भोली बनकर कोई फायदा नहीं जेठानी जी। आपका कच्चा चिट्ठा माँ जी के सामने है। आपने तो कल मुझे सासू माँ को लेकर माँ सेल्फ सुनाया था, अब माँ जी जान चुकी हैं। अरे ओ मेरी देवरानी, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या, जो झूठ मूठ की मनगढ़ंत बातें बना रही हो? दिमाग तो तेरा हिल गया है, नाश पीटी। अब सास के सामने भेद खुल गया तो बेचारी अपनी शरीफ देवरानी के सर पर दोष मढ़ती है। अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज से अगले 1 महीने तक तुझे अकेली ही जेठानी जिम्मेदारी निभानी होगी, और अगर तूने ऐसा ना किया तो ये मेरा हुक्म है कि तुझे तेरी देवरानी बाहर का दरवाजा दिखाएगी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी गरीब देवरानी इतना दमदार दांव खेलती है। मैं तो इसे चूहिया समझती थी, मगर ये तो चंट निकली। जेठानी जुबान में फुसफुसा ही रही थी कि सास वहां से चली जाती है, और इस तरह से जेठानी अपने ही फट्टे में फंस कर रह जाती है। और आखिरी में देवरानी बोलती है, कैसा लगा देवरानी का धमाका? जेठानी जी, आइंदा अपनी देवरानी पर दाव चलाने की भूल मत करना। जेठानी बेचारी करती भी तो क्या, सिवाय कुड़कुड़ाने के। मगर इस बात से उसे एक बात का सबक तो समझ आ गया था कि शेर पर भी सवा शेर होता है। नदी में जादुई सोने की लौकी। सुबोध नामक एक किसान बहुत ही गरीब और मेहनती था। अपने कड़े परिश्रम से उसने लौकी के खेत में बीज बोए थे, जिसकी फसल अब 3-4 महीनों से अच्छे से आ चुकी थी। ये देखकर वो फसल काटते हुए कहता है, अरे 2 बार खेती में की गई फसल खराब होने से बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार इतनी हरियाली देखकर मेरा दिल को जो सुकून आया है मैं क्या बताऊं। दिल को करार आया, तुझ पर प्यार आया, पहली पहली बार आया हो यारा यारा। तभी उसकी पत्नी झुमरी ढेर सारी लौकियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और 2 लौकियों को डांडिया बनाकर कहती है, अरे ओ चन्नू के पापा, जरा देखिए हमारी लौकी कितनी अच्छी आई है। दुख दिन बीते रे भैया, सुख दिन आयो रे। ए हमार झुमरी, तू हमार जान है, ये दिल की धड़कन माँ बसती हो तुम। तुम्हार और चुनुआ के खातिर हम जीवित हैं, और आज तुम्हारे प्यार से हमने इस खेत को भी इतना उपजाऊ बना दिया। आज सच में हम बहुत खुश हुई गवा। क्या तुम हमार साथ 1-2 ठुमके लगाई? अरे ये आप का बोलत है? हम खेत में आपके साथ ठुमका लगाई तो सब लोगन हमको देख के का बोली, जानत हो? अरे तुम लोगन को छोड़ो, आखिर तुम हमारी पत्नी हो। ठीक है, हम तैयार हैं। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर। हाँ, माँ पापा के साथ नाच रही हो, मुझे क्यों नहीं बुलाया? अरे चुनुआ के पापा, चुनुआ आ गई, देखी अब वो क्या सोचेगी। ऐसा बोलकर वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। अरे तुम तो ऐसे छुप रही हो अपनी बेटी से जैसे वो तुम्हारी सास हो, और तुम नई नवेली दुल्हन। चलो ये 2 लौकी लेकर घर चलो, शाम हो रही है। कल आकर इसकी कटाई करके मंडी में बेचने जाएंगे ताजी ताजी लौकियां। जी बिल्कुल। माँ, अब बाहर भी आ जाओ, अपनी बेटी से इतना क्यों शर्मा रही हो? चलो मुझे इसका हलवा बनाकर खिलाना। ऐसा कहकर तीनों घर लौटते हैं और झुमरी लौकी को देवी माँ के सामने रखकर कहती है, हे देवी मैया, आपकी कृपा से हमने इस लौकी के खेत को उपजाऊ बना लिया। कल आपके आशीर्वाद से हम मंडी में बेचने जाएंगे। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। ये लौकी ग्रहण कीजिए। कुछ देर बाद झुमरी मंदिर में रखे एक लौकी से लौकी का हलवा बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके बाद पूरा परिवार मजे से खाता है। अरे माँ, ये लौकी का हलवा तो बड़ा गजब का बनी है। सच में आपकी हाथ में जादू है। हमारे लौकी के खेत से तो मैं जी भर के हलवा खा सकती हूँ। हाँ मेरी बच्ची। अरे बड़ा गजब का लौकी का हलवा बनावत हो तुम तो। आहा। आप रुकिए, मैं आप दोनों को और देती हूँ। जी और लोगे आप?
इस तरह से झुमरी उन दोनों को और लौकी का हलवा खिलाती है। गांव के सभी लोग सुरक्षित अपने घर में सो रहे थे कि तेज बारिश के साथ मौसम खराब होता है और सुबोध के लौकी के खेत में पास वाली नदी में एक बाढ़ आती है, जिसमें उसके खेत के साथ बाकी लोगों के खेत भी खराब हो जाते हैं। लोगों की महीनों की मेहनत पल भर में नष्ट हो जाती है। अगली सुबह जैसे ही गांव में हाहाकार मचता है, शोरगुल सुन के सुबोध झुमरी भी अपने खेत में जाते हैं और उजड़े हुए खेत को देखकर कहते हैं, अरे हे भगवान, ये तूने कैसा कर्म रचाया है। यहाँ मेरा खेत नहीं उजड़ा, यहाँ मेरी जिंदगी उजड़ गई। अब मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा। महीनों की मेहनत खराब हो गई, क्या खाऊंगा अब मैं। सोचा था इस बार पैसे कमा लूंगा, लेकिन नहीं। पिछली 2 बार खेती बिगड़ी थी और यह भी बिगड़ गई। हे भगवान, ऐसे ही गरीबी की चपत लगाते रहोगे तो जिएंगे कैसे हम। अरे वो धनी किसान दोबारा भी खेती कर लेंगे, पर हमने तो अपना सब कुछ इसी खेत में गवा दिया। अब चुनुआ को क्या खिलाऊंगी। बर्बाद हो गए हम। सोचा था अब जाकर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, रो रो कर खाना नहीं पड़ेगा, अपनी बेटी को सारी खुशी देंगे, लेकिन नहीं। चुनुआ के पापा संभालिए, ये गांव में जब से आए हैं कुछ अच्छा नहीं हुआ। हम ये गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे। धीरज रखिए, हम दोबारा मेहनत करेंगे। हम कल कितना खुश थे और आज देखो। झुमरी अपने पति को संभालते हुए घर ले जा रही थी कि नदी में तूफान के साथ आवाज आती है, रुको पुत्र, इस तरह निराश मत हो। मैं तुम्हारे लौकी के खेत तुम्हें लौटा सकती हूँ। ये सुनकर वो दोनों जब मुड़ते हैं तो देवी नदी का दर्शन पाते हैं। तुम दोनों परेशान मत हो, मेरे कारण तुम्हारा हरा भरा खेत बर्बाद हो गया, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा लौकी का खेत दूंगी, जिसके बाद तुम अपनी जिंदगी बेहद खुशहाल और सुखद बिताओगे। पर हाँ, ये खेत तुम्हें इस नदी के अंदर मिलेगा, जो कि सोने की लौकियों का होगा। तुम्हारा परिवार बहुत नेक दिल है, उम्मीद है तुम इस खेत का सही प्रयोग करोगे। शुक्रिया देवी नदी, हम पर अपनी मेहर बरसाने के लिए। वो देवी नदी गायब हो जाती हैं। तभी दोनों दंपत्ति नदी में कूदकर उसकी गहराइयों में जाते हैं, जहां उन्हें चमचमाते लौकी का बहुत फैला हुआ खेत मिलता है। ये देखकर वो कहते हैं, अजी देखिए, यहाँ तो सोने की इतनी लौकियां हैं, इनसे हमारी 3 पीढ़ियां तो आराम से रह सकेंगी। हाय दैया, तुम बिल्कुल ठीक कहावत हो। आज तो बहुत हैप्पी है। इप्पी का होवत है। अरे वो अंग्रेजी में खुशी होने का बोलत है। जब चुनुआ छोटी थी तब उसको कहती थी ना, ले बेटा हप्पा खा ले, बेटा हप्पा खा ले। तो अब तुम्हारी बेटी ने हप्पा खाया तो क्या बोली, हैप्पी। तो हुआ ना हैप्पी। अरे हाँ, उसे ही तो कहते हैप्पी। अब चलो सोने की कुछ लौकियों को तोड़कर घर ले जाए। जाना तो ना, हमार घर नया बनवाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दोनों पति पत्नी खुशी से उन सोने के लौकी को नदी के अंदर से तोड़कर सुनार को बेच देते हैं। बदले में आए पैसों से वो एक बड़ा सा मकान बनवा लेते हैं, जिसमें उनकी चुनुआ मजे से खेलती है। अरे देखो तो हमारी बेटी नए घर में कितना खुश है, और तुम्हें भी अब जमीन पर खाना बनाना नहीं पड़ेगा। ये देखो, हमने पाटिया डलावत है। जी बहुत शुक्रिया, आप भी आराम से इस कमरे में रहना, कभी दूसरे कमरे में। सांझ होते ही उनके दर पर ठिठुरता हुआ बूढ़ा व्यक्ति आकर कहता है, अरे बचुआ, कोई है का? हमका बहुत ठंड लागत है, कछु कंबल रजाई खाना दे दो। अजी सुनत हो, आप जरा 2 लौकी लावत हो, तब तक हम उनको खाना खिलावत हैं। ठीक बा। ऐसा कहकर झुमरी उन बाबा को कंबल उड़ाकर बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है। वहीं दूसरी ओर सुबोध नदी के अंदर जाकर अपने लौकी के खेत से सोने की लौकी तोड़कर ले आता है और उन बाबा को देकर कहता है, बाबा ई लो लौकी, जानत हो इस सोने का है, बदला माँ तुम्हें इसके बहुत पैसा मिलेगा, और ये लो कुछ छुट्टे पैसे। अरे बेटा, तूने मुझ गरीब की मदद कर बहुत ही उपकार करी। भगवान तुम्हारे परिवार को खुश रखी। ऐसा कहकर वो बूढ़े बाबा चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी सोने की लौकी के खेत की वजह से अपना जीवन अच्छे से गुजर बसर कर रहे थे। एक शाम एक लाचार आदमी महीने भर के बच्चे को गोद में लिए कहता है, अरे कोई है क्या? अरे कोई मेरी मदद करो, मेरा बच्चा परेशानी में है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। इसे 2 दिन से बुखार आ रहा है, मेरे पास कोई काम नहीं है।
अरे चिंता मत करो, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा सा धैर्य धरें, अंदर आ जाइए। आइए आप पानी पी लीजिए। झुमरी उस बच्चे को दूध पिलाकर खिलाती है। इतने में सुबोध जादुई नदी से सोने की लौकियों को लाकर उन्हें सुनार को बेचकर बदले में पैसे ले आता है और उस आदमी को देकर कहता है, भाई साहब, ये कुछ पैसे हैं, इससे आपके बच्चे की मदद होगी और आप भी अच्छे से खाना खा लेना। कुछ और पैसों की जरूरत हो तो बेझिझक अपने भाई समझकर यहाँ आ जाना। शुक्रिया भाई, मैं जल्दी ही अपने बच्चे को लेकर यहाँ लौटूंगा। वो आदमी पैसे लिए अपने बच्चे का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराता है और उसके ठीक होने के बाद उन दोनों के पास आकर कहता है, अरे भगवान आपके परिवार का भला करे, मेरे बच्चे को नया जीवन देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कोई बात नहीं भाई साहब, अगर इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। आपका बच्चा बहुत स्पष्ट है, क्या मैं उसके साथ खेल सकती हूँ? जी बिल्कुल, ये लीजिए, इसका नाम गोलू है। आजा आजा गोलू बेटा, ले चुनवा दीदी के साथ खेल ले। अरे माँ, ये कितना प्यारा बाबू है, मुझे ऐसा प्यारा बाबू चाहिए। तू ही काफी है शैतानी मचाने के लिए। इस तरह झुमरी और चुन्नू उस बच्चे के साथ खेलते हैं और नदी में छुपे सोने की लौकी के खेत से वह अपने जीवन को सुखदायक जीते हैं और गरीब बेसहारा लोगों की मदद करते हैं। अनाथ लड़की की 3 जादुई ड्रेस। अपने माता पिता की एक साथ चिता जलते हुए देख दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोती हैं। दीदी, अब हमारा क्या होगा? हम तो अनाथ हो गए, मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए। ममता, माँ बाबा की दुर्घटना हादसे में भले ही हम अकेले पड़ गए, पर मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगी। अब हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, अब हमें आगे बढ़ना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इसलिए हम शहर जाकर काम करेंगे, वरना इस गांव में माँ बाबा की हमेशा याद आएगी। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, माँ बाबा ने हमें इतना बड़ा तो कर ही दिया है कि हम अपने पैरों पर खुद खड़े हो पाएं। ठंड बढ़ रही थी। 3 दिन बाद ही वो दोनों अपना सारा सामान बांधकर शहर जाने के लिए रवाना हो जाती हैं और ट्रेन में बैठ जाती हैं। तभी बड़ी बहन आस्था चाय और भुजिया लाकर कहती है, छोटी, तूने कुछ भी खाया नहीं है, ये ले खा ले, फिर 2 घंटे तक कोई स्टेशन नहीं आएगा और हम शहर पहुंच जाएंगे, इसलिए आराम भी कर लियो। मेरी तरह दीदी आपने भी कुछ नहीं खाया, आप भी खाओ, दोनों साथ में खाते हैं। ऐसा कहकर दोनों बहन साथ में नाश्ता कर सो जाती हैं। तभी एक चोर चुपके से सभी लोगों की नींद का फायदा उठाते हुए उनके पैसे जेवर सब चुरा लेते हैं। उन दोनों अनाथ बहनों की पोटली में से भी वो चोर बचे कुचे पैसे की चोरी कर लेता है और कहता है, किस गरीब की पोटली है, मात्र 50,100 ही रुपए निकले, दिमाग खराब कर दिया, तरस आ रहा है बेचारों पर मैं ये पैसे क्यों छोड़ूं? तभी ट्रेन धीमी होते ही वो चोर चलती ट्रेन से कूद जाता है। अगली सुबह जब सब लोग उठते हैं तो सबको अपना सामान और पैसे गायब मिलते हैं। ये देखकर ट्रेन में हाहाकार हो जाता है। शोर सुनकर आस्था भी अपनी पोटली खोलती है और कहती है, हे भगवान, बचे खुचे पैसे थे वो भी चोरी हो गए। अब हम इस नए शहर में कैसे सफर करेंगे? ये क्या हो गया इस गरीबी में और क्या झेलना पड़ेगा? दीदी परेशान मत हो, क्या पता इस शहर में आकर कुछ चमत्कार हो जाए। भगवान है ना, जिन्होंने चोंच दी है पेट भी अब वही भरेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। कुछ देर बाद दोनों अनाथ बहनें ट्रेन से उतर जाती हैं। चलते चलते वो एक जंगल से गुजरती हैं। पता नहीं कैसी किस्मत पाई है हमने, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, न पैसे न घर। कुछ नहीं मिला तो इसी जंगल में गुजर बसर करने लगेंगे हम। तभी उन्हें जंगल से एक आवाज आती है, रोना बंद करो, तुम्हारे कष्ट का समाधान मेरे पास है, मेरी ओर आओ और सीधा चली आओ। ममता, तुमने ये आवाज सुनी? कहाँ से आ रही है? हाँ दीदी, मैंने भी आवाज सुनी। चलो इस आवाज के पीछे चलते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर दे। दोनों बहनें उस आवाज की ओर बढ़ती हैं जहां उन्हें एक सुंदर सा पेड़ और उस पर 3 खूबसूरत ड्रेस दिखती हैं। तभी वो पेड़ फिर से कहता है, तुम दोनों बहुत परेशान हो, तुम्हारी बातें सुनी मैंने, ये ड्रेस देख रही हो, ये तीनों जादुई ड्रेस हैं जो तुम्हारी बहुत काम आ सकती हैं। ये मैंने किसी जरूरतमंद के लिए रखी थी और इस वक्त तुमसे ज्यादा जरूरतमंद मुझे कोई दिख नहीं रहा, इसलिए ये जादुई साड़ी, जादुई गाउन और जादुई लहंगा तुम दोनों अनाथ बहनें ले लो।
पर ये तीनों ड्रेस हमारी कैसे मदद कर सकती हैं? वो ऐसे कि जादुई साड़ी तुम्हें ढेर सारे सोने के जेवर देगी, दूसरा ये गाउन तुम्हें चांदी के बर्तन देगा, तीसरा ये खूबसूरत लहंगा तुम्हें तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खाने की चीजें देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी परेशानी समझकर हमें ये 3 जादुई ड्रेस दी। हम इसका मान रखेंगे। चलते हैं। तीनों बहन कुछ दूर जाकर ही जंगल में अपनी एक कुटिया सी बना लेती हैं। अंदर आकर वो कहती हैं, ममता, जब तक हम दोनों बहनें अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाएं, तब तक यही हमारा घर रहेगा। दीदी, उस पेड़ ने 3 जादुई ड्रेस को दिया है। बहुत भूख लग रही है, कुछ मांगो ना उससे। ठीक है। हे जादुई लहंगे, अगर तुम सच में हमें स्वादिष्ट खाना दे सकते हो तो हमारी भूख मिटा दो। आस्था के कहते उस लहंगे की एक तेज रोशनी में स्वादिष्ट खाना निकल कर आता है। तभी ममता कहती है, अरे वाह दीदी, इस लहंगे में से कितना स्वादिष्ट खाना निकला है। मेरे पसंदीदा छोले भटूरे, कुल्फी, आपका पसंदीदा आलू पूरी, पिज्जा, इससे तो हम अच्छे से पेट भर लेंगे। हाँ बिल्कुल, चलो खाना खाते हैं। तभी दोनों बहनें बड़े चाव से उस सारे खाने को खत्म कर लेती हैं और आस्था कहती है, ममता, खाना खाते समय मेरे मन में से एक बात आई। हमें काम तो करना ही था, क्यों ना हम इन स्वादिष्ट खानों को सस्ते में बेचकर अपना खर्चा चलाएं, साथ ही गरीबों को भी खिलाएंगे। बहुत अच्छा सुझाव है दीदी। अगले दिन जंगल की लकड़ियों से आस्था एक टेबल बना लेती है, जिसे सड़क पर लगाकर अपने जादुई लहंगों से खाना मांगती है। उसके कहते ही अलग अलग प्रकार के व्यंजन आते हैं, जिन्हें वो मेज पर लगाकर बेचने लगती है। आइए आइए, छोले भटूरे, आलू पूरी, मैगी, आइसक्रीम खा लीजिए, सब 20-20 रुपए प्लेट। अरे, छोले भटूरे की प्लेट इतनी सस्ती? जरा मुझे 2 प्लेट दे दो, खुशबू तो अच्छी आ रही है, और आलू पूरी भी दे दो। ये लीजिए भैया। ये लीजिए पैसे। ऐसे उस रोड से आने वाले जाने वाले सभी लोग उससे खाना खरीदते हैं। दोनों बहनों की अच्छी कमाई हो जाती है। अरे वाह दीदी, हमने तो इस खाने को बेचकर 2000 रुपए कमाए। ऐसे ही रोज कमाएंगे तो महीने के 60,000 तो आ ही जाएंगे। हाँ बहन, ये सब उस जादुई लहंगे का कमाल है। वो दोनों टेबल उठाकर जा ही रहे थे कि एक पति पत्नी रोकर हाथ फैलाकर कहते हैं, बेटी, हमारी मदद कर दो। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। उसके दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने 11 चांदी के बर्तन और जेवर मांगे हैं। हम पर इतने पैसे नहीं हैं। हाँ बेटा, तुम किसी तरह हमारी थोड़ी सी मदद कर दो, वरना मेरी बेटी की बारात वापस लौट जाएगी। अरे हम कहाँ से? आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी थोड़ी नहीं पूरी मदद करूंगी, बस थोड़ा सा समय दीजिए। ये कहकर आस्था अपनी जंगल की झोपड़ी में जाकर उन दोनों ड्रेस के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे जादुई साड़ी, जादुई गाउन, मैं एक गरीब की मदद करना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे कुछ गहने और 11 बर्तन देने का कष्ट करें। जादुई दोनों ड्रेस उसकी विनती सुनकर एक तेज रोशनी में जादुई साड़ी अपनी साड़ी से ढेर सारे सोने के गहने देती है और जादुई गाउन ढेर सारे चांदी के बर्तन देता है। शुक्रिया जादुई ड्रेस। फिर वो उन दोनों को 2 अलग अलग रंग की पोटली में लिए उन पति पत्नी के पास पहुंच जाती हैं। ये लीजिए, चांदी के 11 बर्तन और गहने हैं। अब आपकी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी। शुक्रिया बेटी, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे। भगवान तुम दोनों को भी खुश रखे। जी बिल्कुल। ऐसे ही दोनों बहनें जादुई लहंगे की सहायता से रोज खाना बेचकर पैसे कमाती हैं और उस खाने को वो मंदिर के बाहर बैठे भूखे बेसहारा लोगों को पेट भरकर खाना खिलाती हैं। कुछ दिन में दोनों बहन जादुई साड़ी के सोने के जेवर को बेचकर आए पैसों से एक अच्छा सा घर ले लेती हैं, जहां वो तीनों अपनी जादुई ड्रेस के साथ रहती थी। 7 महीने बीत जाते हैं। ममता जादुई गाउन की मदद से शादी के लिए चांदी के बर्तन बेचती थी, तो वहीं आस्था उसी शादी में जादुई लहंगे की मदद से केटरिंग का काम संभालती है, जिससे दोनों बहन बहुत तरक्की कर लेती हैं। एक दिन शादी की पेमेंट देकर एक बूढ़ा उनसे कहता है, तुम दोनों की मदद से मेरे बेटे की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। ये सबने खाने की यहाँ तारीफ की है और तुम्हारे चांदी के बर्तन भी बहुत अच्छे थे। तुम दोनों बहनें आखिर कब तक ऐसे रहोगी? तुम्हारी भी शादी की उम्र हो रही है, बेटा तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए।
आप बिल्कुल ठीक कहते हैं बाबा, पर अभी हम दोनों बहनें और मेहनत करना चाहती हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा बच्चों। इस तरह दोनों बहनें दिल लगाकर और मेहनत करती हैं और जादुई ड्रेस के साथ ऐसे लोगों को खाना खिलाती हैं और अपने करियर को अच्छा बनाती हैं। 2 साल बाद दोनों बहनों को अपने ही जैसे ही 2 सुंदर और अनाथ लड़के मिलते हैं, जिनके साथ वो बहुत घुल मिल जाती हैं और जादुई लहंगे और जादुई लाल साड़ी को पहनकर उनसे शादी कर लेती हैं। फिर दोनों बहनें अपने पति से कहती हैं, नील आप फिक्र मत करिए, हमारा घर है, हम चारों वहाँ अच्छे से रहेंगे। ठीक है, पर भाभी, ममता, हम दोनों अपना काम करेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है। इस तरह दोनों बहनें अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ जाती हैं, साथ ही लोगों की मदद भी करती हैं और हमेशा के लिए उन तीनों जादुई ड्रेस को एक राज बनाकर रखती हैं। नई बहू की रोटी। निवेदिता रिंग लाइट के आगे खड़ी होकर रील्स बनाते हुए गुनगुना रही थी। सबकी बारातें आई, डोली तो भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। ये बन गई मेरी रील। निवेदिता ऐसा बोल ही रही थी कि उसकी माँ केतकी उसके कान पकड़कर कहती है, क्या करूं मैं अपनी इस बैल बुद्धि बेटी का। शादी में कुछ दिनों का फासला रह गया और ये यहाँ रील्स बनाने में मगन है। ससुराल वालों का पेट क्या इन्हीं उल जुलूल रील्स से भरेगी। माँ, मनोरंजन का संसार सीधे ससुराल के द्वार जा रहा है, यही काम है क्या? देखो माँ, जैसे पा बड़ा पाव नहीं बन सकता, वैसे ही हर बहू बावर्ची नहीं बन सकती। और फिर मेरी और अनुराग की लव मैरिज है। मैंने उसे पहले ही बोल दिया कि वो खाना बनाने के लिए काम वाली बाई रख ले। अरे बंद कर अपनी बकैतियाँ। ये ख्याली पुलाव पकाने से तेरी सास तुझे बख्श नहीं देगी। रोटियां तो तुझे हर हालत में बनानी होंगी और मैं नहीं चाहती कि तेरे कारण मेरा नाम खराब हो, इसलिए आज से तू खाना बनाना सीखेगी। मगर माँ, कोई अगर मगर नहीं, चल मेरे साथ। फिर निवेदिता अपनी माँ केतकी के साथ किचन में चली जाती है, जहाँ केतकी उसे हलवा बनाना सिखाती है। तूने ध्यान से देखा था ना कि मैंने कैसे कैसे हलवा बनाया था, अब तेरी बारी है। माँ, हाँ बस देखती जाओ, आपकी ये बेटी ऐसा हलवा बनाएगी कि आप उंगलियां चाटती रह जाओगी। कुछ देर बाद, अरे वाह, हलवा तो बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है तूने। चल अब मैं तुझे रोटियां बनाना सिखाती हूँ। ऐसे आटे की लोई बनाकर इसे सूखे आटे में लपेटकर चकले पर हल्के हाथों से बेलकर जब तवा तप जाए तो उसे डालना और तेरी रोटियां ऐसे फूलकर तैयार हो जाएंगी। बस इतनी सी बात। ये रोटियां बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। निवेदिता जोश के साथ रोटियां बनाने में जुट जाती है, मगर बार बार की बड़ी कोशिश के बावजूद भी वह गोल रोटी नहीं बना पाती। दिन बीतते जाते हैं। अरे क्या हुआ निवेदिता, तेरे हाथ क्यों रुक गए? माँ, ये रोटियां बनाना मेरे बस की बात नहीं है। पिछले 1 सप्ताह से रोटियां बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर कभी रोटियां बराबर गोल नहीं बेल पा रही हूँ। कभी जलकर कोयला बन जा रही है और कौन सा मुझे ससुराल की पहली रसोई की रोटियां पकानी है। पहले दिन तो हलवा बनाना होता है, जो कि मैं सीख चुकी हूँ। बस बात खत्म। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ शादी का दिन दस्तक देता है और 7 फेरों के साथ निवेदिता अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास कल्याणी उससे कहती है, आजा निवेदिता बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। आज खुशी के मारे तेरी सास का जिया झूमने को कर रहा है, क्योंकि तू जो बहू बनकर आई है, इसलिए अब मुझ बुढ़िया को रसोई में रोटियां बनाने की जिम्मेदारी से रिटायरमेंट मिल गई। रोटी का नाम सुनकर बहू का रोशन चेहरा मानो डर से मुरझा जाता है। जैसे तैसे रात का पसरा अंधेरा सुबह के पहर में बदल जाता है। बहू रानी, ससुराल के पहले दिन में नई नवेली बहू का इतने देर सवेर से जागना शोभा नहीं देता। ये तुम्हारा मायका नहीं, ससुराल है, जहाँ बहू के लिए मर्यादा होती है। माफ कीजिएगा माँ जी, वो साफ सफाई का निपटारा करने में जरा सी देरी हो गई। खैर छोड़ बहू, तेरे ससुराल वाले सादा खाना खाते हैं, इसलिए तू विधि के लिए मीठे में हलवा बना लेना और सब्जी रोटी बना लेना। तेरे ससुर जी और अनुराग दोनों ही रोटी खाते हैं। जी माँ जी। सास के मुंह से रोटियों की फरमाइश सुनकर बहू बेचारी सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद सास रसोई घर से रुखसत हो जाती है और बहू बोलती है, आज तो मैं बुरी फंस गई, मुझसे तो गोल रोटियां बेली नहीं जाती, पहले हलवा बना लेती हूँ। बहू झटपट से हलवा बनाकर तैयार कर देती है और गहरी सांस भरते हुए बोलती है, हलवा तो बन गया, अब रोटियों की बारी है। पहले फटाफट से आटा गूंथ लेती हूँ।
हड़बड़ाहट में आकर निवेदिता आटे में बहुत ज्यादा पानी डाल देती है, जिस कारण उसके हाथ गीले आटे में लथपथ हो जाते हैं, जिसे देखकर वो भौएं चढ़ाकर भिनकते हुए बोलती है, आटा तो एकदम लेई बन गया, अब इससे रोटियों की लोई तो बनने से रही, क्या करूं? निवेदिता ऐसा सोच ही रही होती है कि उसकी आंखों के आगे अपनी माँ की छवि छिटक पड़ती है। माँ ने मुझे सिखाया था कि जब आटा गीला हो जाए तो उसमें सूखा आटा मिलाना चाहिए। कुछ देर बाद अब ये आटा रोटियां बनाने लायक तैयार हो गया है। इसके बाद बहू रोटियां बनाने लगती है, मगर लाख कोशिशों के बाद भी ना तो बहू गोल रोटियां बेल पाती है, ना ही उन्हें अच्छे से पका पाती है, जिसे देखकर बहू चिढ़कर बोलती है, लगता है आज ये रोटियां मेरी लंका लगवा के मानेंगी। अरे बहू, नहीं बनी क्या रोटियां? सास की खड़ी बोली सुनकर नई बहू बड़बड़ाती हुई बोलती है, चल निवेदिता, अब जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही बहू मेज पर खाना परोसती है, सास जली हुई रोटियों को देखकर बहू पर बिगड़ते हुए बोलती है, हाय हाय, अरे नई बहू ये क्या है? रोटियां हैं माँ जी। अरे कमबख्त, ये कैसी जली हुई रोटियां बनाई हैं तूने? अरे रोटियां बेलते वक्त बेल्जियम का नक्शा दौड़ रहा था क्या तेरे दिमाग में, जो आड़ी तिरछी रोटी बेल डाली? बुत बनी खड़ी क्या है नई बहू, आंख मूंद कर रोटी बना रही थी क्या, या फिर रोटियों को ज्वालामुखी की भट्टी में जलने को छोड़ दिया था? सास के कड़वी बातों की बौछार सुनकर बहू बेचारी अपने बचाव में अटपटा सा जवाब पेश करती है, माँ जी आप बेवजह मुझ बेचारी बहू पर बौखला रही हैं, क्योंकि सारी गलती इन रोटियों की है जो मेरे सुंदर रूप को देखकर जल बुन गईं। बहू के बेतुके बहानेबाजी को सुनकर सास माथा पकड़कर बोलती है, अरे बस कर मेरी नकारी बहू, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए झूठ मूठ की बड़ाई क्यों कर रही है? तेरी बेढंगी रोटियां चीख चीख कर बतला रही हैं कि तुझे रोटी बनाने नहीं आती। मैं क्या करूं माँ जी, चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर लूं, मेरी रोटियों में कोई ना कोई कमी रही जाती है। कभी आटा गीला हो जाता है तो कभी रोटियां गोल नहीं बेली जाती, और सब कुछ सही हो जाए तब जलन के मारे ये रोटियां जल भुन जाती हैं। हाय री मेरी फूटे करम, ऐसी बहू पल्ले पड़ी है जिसे सुध से एक रोटी बनानी भी नहीं आती। अरे मेरे नकारे औलाद, तेरे मुंह में दही जम गई है क्या? चुप क्यों है? सारी गलती मेरी ही है जो समधन जी लंबी लंबी बातें फेंकती गई और मैं उसे लपेटती गई और निकम्मी बहू ब्याह लाई। माँ निवेदिता ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसे खाना बनाना नहीं आता, मगर उसने कोशिश की और देखो कितना अच्छा हलवा बनाया है उसने। धीरे धीरे रोटियां बनाना भी सीख जाएगी। अनुराग सही कह रहा है भाग्यवान, क्योंकि कोई भी काम इंसान पेट में से सीख कर थोड़े आता है, सभी यही तो सीखते हैं। अपने पति और बेटे की बात सुनकर सास की नजर अपनी बहू के उतरे हुए चेहरे पर घिर जाती है, जिसे देखकर सास का मन पसीज जाता है और वह बोलती है, बहू चिंता ना कर, आज से तुझे तेरी सास रोटियां बनाना सिखाएगी। अपनी सास का समर्थन भरा रुझान देखकर बहू के चेहरे पर घिरा खौफ खुशी में बदल जाता है, जिसके बाद बहू अपनी सास से रोटी बनाना सीखती है। देख बहू, लोई को सूखे आटे में लपेटकर चकले पर रखकर हल्के हाथों से बेलना है, जिससे रोटी घूमती हुई गोल हो जाएगी, और जैसे ही तवे से भपका उठे तो रोटियां उस पर डाल दे, और जब रोटियां ऐसे फूल जाएं तो समझ लेना कि रोटी अच्छे से सिक गई है। अब तू बना कर देख। ठीक है माँ जी। अपनी सास के बताए अनुसार बहू रोटियां बनाना शुरू करती है। माँ जी, इस बार भी रोटी पूरी तरह से गोल नहीं हुई, कहीं से पतली तो कहीं से मोटी हो गई। तो क्या हुआ बहू, इंसान गलतियों से ही तो सीखता है, फिर कोशिश कर। ऐसे ही नई बहू हर दिन अपनी रोटी बनाने की कोशिश को करती जाती है। बीतते दिनों के साथ उसकी रोटियों की बनावट निखरती जाती है, और कई दिनों की बड़ी कोशिश के बाद आखिरकार बहू एकदम बेहतर रोटियां बनाना सीख जाती है। देखिए माँ जी, मेरी रोटी कैसे गोलगप्पों की तरह फूल रही है, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे तुझसे ज्यादा खुश तो मैं हूँ बहू, क्योंकि अब मुझे बेल्जियम और भारत के नक्शे जैसी जली भुनी रोटी से निजात जो मिल गई। आखिर में सास की ये बात सुनकर बहू ठहाके मारकर हंस पड़ती है।